YouTube channel The House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is related to concept of investment, sarmayakari. So first of all, what is mean by investment? Investment is the addition to existing stock of real capital. Means sarmayakari क्या है? sarmayakari से मुराद investment means is the addition to existing stock of real capital. Means किसी भी मुल्क के हकीकी असासों में इजाफा होना. What is this mean? कि आप कोई भी न्यू फैक्ट्री, कोई नया कारखाना लगाएं, कोई न्यू ऑफिस की बिल्डिंग हो, कोई नई इमारत कायम हो, एडिशन टू इन्वेंट्रीज. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक नया स्ट्रक्चर कायम करना, एक न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो आपके मुल्क में सरमायाकारी होती है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. मींस सरमायाकारी किसी भी मुल्क के जब हकीकी असासों में इजाफा करती है तो वो सरमायाकारी कराती है. फॉर एग्जांपल, आपके मुल्क में एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है और आप उसकी रिपेयरिंग करते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ये सरमायाकारी नहीं है, ये आपके मुल्क में की सरमायाकारी में शामिल नहीं होगी. दिस इज नॉट एड इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट होता है एक न्यू प्रोजेक्ट जो पहले ऑलरेडी आपके मुल्क में उस प्रोजेक्ट पे कोई काम ना हुआ हो, जैसे कोई नया कारखाना लगाना, डैम बनाना, रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देना, ठीक है, कोई नई इमारत बनाना, मॉल्स, प्लाजे. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट जो आपके मुल्क के हकीकी असासों में इजाफा करते हैं, रियल कैपिटल. अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपकी एक वेल्थ का पार्ट होता है, ये आपकी दौलत का वो हिस्सा होता है जो आप यूज करते हैं मजीद आमदनी पैदा करने के लिए. मीन्स आपके पास कैपिटल है, आपने उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट में यूज किया और उस इन्वेस्टमेंट से आपने और इनकम अर्न की या प्रोड्यूस की. सो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपके हकीकी असासों में इजाफा करना है. और सरमाया क्या होता है? सरमाया आपकी दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे आप मजीद इनकम पैदा करते हैं, मजीद इनकम प्रोड्यूस करते हैं. सो वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल. कि आप कोई नया कैपिटल से कोई नई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. और कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच यूज टू अर्न मोर इनकम, विच यूज टू प्रोड्यूस एडिशनल इनकम. सो अगर आप इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल्स देते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री, यस इट इज इन्वेस्टमेंट. बट ऑलरेडी बिल्ट इन द फैक्ट्री बट यू रिपेयर द इक्विपमेंट और यू रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्री, इट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है एक नई चीज बनाना. आप अपने मुल्क में कोई नया कारखाना बनाते हैं, कोई नई इमारत बनाते हैं, कोई रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज बनाते हैं, नए डैम्स बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक हो गया? तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन रियल एसेट. कि आप सरमायाकारी से क्या करें? अपने हकीकी असासों में इजाफा कर रहे हैं. सो इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन रियल एसेट. और आपका कैपिटल क्या है? आपका कैपिटल इज द पार्ट ऑफ योर वेल्थ विच यूज टू प्रोड्यूस additional income. So there is different type of investment. First of all, net investment. Net investment is equal to the change in size of capital stock. ठीक है, आप अपने फॉर एग्जाम्पल न्यू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग मीन्स नई कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, नए अपने मुल्क में कोई नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन द साइज ऑफ कैपिटल स्टॉक. ठीक है, और ये नेट इन्वेस्टमेंट में वो न्यू आपकी जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो शामिल होंगे सारे. और नेट इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड खारिज सरमायाकारी. ठीक है, यानी खारिज सरमायाकारी से क्या मुराद होता है? हकीकी असासों में इजाफा करना. तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मुसारिफ बदरकारी से कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट को. ठीक है, नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, खाम सरमायाकारी. खाम सरमायाकारी में आपकी नई और पुरानी दोनों तरह की सरमायाकारी शामिल होती है. नेट इन्वेस्टमेंट में आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोजेक्ट शामिल होते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपके ओल्ड एंड न्यू प्रोजेक्ट दोनों शामिल होते हैं. पर ओल्ड प्रोजेक्ट कैसे शामिल होंगे? ओल्ड प्रोजेक्ट इस तरह से शामिल होंगे कि जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है उसकी रिपेयरिंग पे जो पैसा आप लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओल्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट. और न्यू इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कोई नई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस याद रखें. नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस होती है. व्हाई? बिकॉज इसमें हम न्यूली प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल करते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड होती है. व्हाई? बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ न्यू एंड ओल्ड इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हकीकी सरमायाकारी होती है जो आपके मुल्क में रियल हकीकी तौर पे आपके सासों में इजाफा कर रही है. मगर ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी वो सरमायाकारी होती है जो एक
शख्स के एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सरमायाकारी है, लेकिन एक कौमी सतह पर नेशनल लेवल पे वो आपकी कोई भी हकीकी असासों में इजाफा नहीं करे। व्हाट इज दिस मीन? इट्स मीन कि एक शख्स, एक इंडिविजुअल है, उसने एक जो घर है वो परचेज किया, बनाया, कंस्ट्रक्टेड हाउस उसने परचेज किया है, उसकी नज़र में तो उसने सरमायाकारी की है, लेकिन नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे उसने कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ में सरमायाकारी नहीं की। वो ऑलरेडी वो आपकी जीडीपी में, जीएनपी में वो चीज़ ऐड हो चुकी है। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इन्वेस्टमेंट होगी कि एक शख्स ने घर लिया तो वो कहेगा गैस मैंने इतने करोड़ की, इतने लाख की सरमायाकारी की है, लेकिन वो कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पे आपकी कोई रियल एसेट में इजाफा नहीं करेगी। हाँ, अगर वही वो घर खुद से कंस्ट्रक्ट कराता तो दैट इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट में शामिल होती है। कोई भी चीज़ जो आपके मुल्क में, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो आपके न्यूली आपके एसेट में इजाफा कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके एक मुल्क में जो पहले 10 वो थी कारखाने, लेकिन अब आपने एक और नया कारखाना बनाया है, एक नई आपने बिल्डिंग बनाई है, एक नई आपने इंडस्ट्री लगाई है, दिस इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पर ही काम कर रहे हैं, उसी की रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो आपके हकीकी एहसासों में इजाफा नहीं कर रही। सेम केस इज विद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि एक शख्स ने तो अपनी नज़र में तो उसे इन्वेस्टमेंट की, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में इट इज कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, बट एट अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे से वो आपकी रियल एसेट में इजाफा नहीं कर रही। तो नेशनल लेवल पे आपकी जो फाइनेंशियल सरमायाकारी होती है, आपकी जो माली सरमायाकारी होती है, वो आपके कौमी सतह पे वो सरमायाकारी तस्वुर नहीं की जाती है। सो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मीन्स निजी सरमायाकारी। आपको पता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में आता है तो उसका फर्स्ट मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, सो दैट्स वाई जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं इट इज़ प्रॉफिट इलास्टिक होता है। ठीक है, कि ये मुनाफे की गर्ज से आते हैं मार्केट में इन्वेस्टर, वो उन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनमें उनको पता है कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा है, इनमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो निजी सरमायाकारी होते हैं ये मुनाफा बेस होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो सरकारी सरमायाकारी होती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देख रहा, गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ें भी देखनी होती है जब वो सरमायाकारी करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सोसाइटी की वेलफेयर देखनी है, गवर्नमेंट ने देखें कि इस चीज़ की मुल्क में डिमांड है, देन गवर्नमेंट स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट ऑन दैट डोर। गवर्नमेंट ने ह्यूमन वेलबींग को भी देखना होता है। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी वेलफेयर, ह्यूमन बींग की वेलफेयर होता है, मीन्स अपने कंट्री की वेलफेयर होता है, अपने कंट्री की प्रोग्रेस होता है। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये एक बहुत मेन डिफरेंट है प्रॉफिट का। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, खुद इख्तियार सरमायाकारी। एक बार याद रखिएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है, खुद इख्तियार सरमायाकारी जो होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, ये आपकी आमदनी पर डिपेंड नहीं करती है। ये बस गवर्नमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इट इज़ डिमांड एंड सोसाइटी एंड नीड ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट को लग रहा है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ की हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट क्या करती है? उस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करती है, उस चीज़ को बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, जब वो चीज़ बन जाती है, गवर्नमेंट उस चीज़ पर पैसा लगा देती है, उस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेती है, देन गवर्नमेंट उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, थ्रू पब्लिसिटी करती है, ऐड करती है, लोगों को अवेयरनेस देती है कि नहीं ये चीज़ हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, आप इसको यूज़ करें, इसका बहुत से फ़ायदे हैं, ये हमारे आपकी प्रोग्रेस के लिए, हमारे मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। देन फिर लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसका डिपेंड नहीं करती इनकम पर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देती है, एंड देन थ्रू अवेयरनेस कैंपेन लोगों को इसकी तरफ रुझान लेके आती है, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस से आगाह करती है। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहती है, चाहे आपके मुल्क में इनकम हो या ना हो, मीन्स इफ योर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, इट डजंट डिपेंड ऑन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फिक्स रहती है। व्हाई? बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन इनकम, कि ये आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास आमदनी नहीं है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। नहीं, गवर्नमेंट कहेगी नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, किसी ना किसी तरह पैसा कहीं से पकड़ें, कहीं से पैसे को जनरेट करें, मनी जनरेट करें, और इस इन्वेस्टमेंट को हमने हर हाल में करना है, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ टाइम, इट इज़ नीड ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, एंड देन वो फिर बाद में जो प्रॉफिट है पैसा अर्न कैसे करेगी, लोगों को अवेयरनेस देगी, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में।
Moinath, determinant of investment. Investment is depend on two factors. Number one is marginal efficiency of capital and rate of interest. शरह सूद और सरमाए की इस्तेदाद मुहदतें. So investment is the function of MEC and rate of interest. So what is MEC? MEC marginal efficiency of capital is the expected rate of profit. क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं, इट इज कार्ड MEC. अगर आपको लगता है कि MEC ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे आपको आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा मुनाफे की शरह मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे. तो सरमायाकारी डिपेंड करती है इन MEC पर, बिकॉज MEC इज द मुनाफे की मुतवक्का शरह है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है. ठीक. सो जब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करती है शरह सूद पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. रेट ऑफ कोई भी इन्वेस्टर्स है वो जो भी बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, उसने वो डेफिनेटली उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक को देना होता है. तो वो इन दोनों चीज़ों को देख रहा है कि उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर उसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो उन प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. वो उन प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें MEC ज़्यादा है मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, तो वो उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसको बैंक को एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है लेकिन उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है. सो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो होती है वो किसी भी प्रोजेक्ट के प्रॉफिट मार्जिन को देखती है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को देखती है. तो डॉक्टर केन्स ने ये दो इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स दिए थे और डॉक्टर केन्स के मुताबिक सरमायाकारी का तयन जो है वो यही दो अवामिल करते हैं. नंबर वन, मुनाफे की मुतवक्का शरह, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड नंबर सेकंड शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये देखें, ये तीन तरह के कंडीशन आपके पास होती है. जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास MEC जो है, एक्सपेक्ट मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो शरह सूद से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है. इसी तरह जब MEC आपका कम हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. तभी तो कहा जाता है कि शरह सूद को कम किया जाए, इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए ताकि इन्वेस्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो एक प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट कहाँ तक होगा, यहाँ तक, जहाँ तक उसके MEC इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से. इसके बाद वो क्या करेगा, सरमायाकारी को बंद कर देगा. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी मुनाफा, कोई भी प्रॉफिट नहीं बचेगा. मीन जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है, तो उसके पास तो कोई प्रॉफिट नहीं है. तो वो या इस पॉइंट पे आकर बिल्कुल नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, ना इस पॉइंट पे करेगा. इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कब होगी, जब आपकी मुनाफे की जो एक्सपेक्टेड रेट है वो ज़्यादा होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तभी डॉक्टर केन्स ने कहा था कि किसी भी मुल्क में सरमायाकारी का तयन जो है, सरमायाकारी जो बेस्ड करती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और MEC पे करती है. अगर जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी होगी. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होंगे और जितने ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी. इससे शरह सूद को हमेशा सिंगल डिजिट में रहना चाहिए ताकि इन्वेस्टर जो है वो ईजीली ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें. सो दिस इज द MEC. ये आप देख रहे हैं कि ये MEC का कर्व जो है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पर सरमायाकारी ली, वाई एक्सिस पर आपने MEC लिया. आप देखें जब आप जैसे आप इस सरमायाकारी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी MEC जो है वो डिक्लाइन हो रही है. वाई? अब इसमें दो रीज़न. हम तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, MEC ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि MEC क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है. अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो आपका MEC डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ आ जाएगा. इसकी ये दो रीज़न मैंने यहाँ दी है. नंबर वन, अगर आप एक ही सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं क्योंकि आपको इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो क्या होगा, उस सेक्टर से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो
जाएगी, मार्केट में प्राइसेस डाउन हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट रिड्यूस हुआ मींस आपका एमएससी डिक्लाइन होना शुरू कर दिया कि आपने एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं और उसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और प्राइसेस लो हो रही है, सो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा एमएससी प्रॉफिट को शो करता है, तभी ये परसेंटेज की फॉर्म में है और इन्वेस्टमेंट मिलियंस की फॉर्म में है। सेकेंड रीजन आप एक और भी कह सकते हैं कि जब आप परचेज करते हैं, एक ही सेक्टर में आप काम करी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो गवर्नमेंट ने तो आप परचेज कर रहे हैं एक टेक्सटाइल टाइप, जो टेक्सटाइल कंपनी में जो मशीनरी यूज़ होती हैं उन्हीं को आप परचेज करी जा रहे हैं, ठीक है। तो उन मशीनरी की डिमांड बढ़ जाएगी, उन मशीनरीज की प्राइस बढ़ जाएगी, उन मशीनरीज की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मसारिफ बदलकारी, वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो ये दो बेस्ट रीजंस हैं कि व्हाई व्हेन योर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, व्हाई योर एमईसी डिक्लाइनिंग ट्रेंड। देयर इज टू रीजन, मीन्स वन रीजन इज कि जब आप एक सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है, और जब एक ही तरह की आप मशीन से एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उससे आप जो मशीन एक ही टाइप की मशीनरीज मार्केट में खरीद रहे हैं, उन मशीनरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से एमईसी डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये आपका एमईसी की डिक्लाइन ट्रेंड का नेगेटिव कर्व होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है एमईसी डिक्लाइन होता है। एमईसी इन्वेस्टमेंट और एमईसी में नेगेटिव रिलेशनशिप है, सो दैट्स व्हाई आपका एमईसी डिक्लाइन ट्रेंड होता है। सो दिस इज सरमाया की इस्तिदाद मोहततीम के जैसे जैसे आप सरमायाकारी में इजाफा करते हैं आपके मुनाफे की मुतवक्का शरह गिरती जाती है। ये उसकी टू रीजंस है। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक आजिर किस हद तक सरमायाकारी करता है, तो ये उसकी रीजन है, ये उसके 3 पॉइंट्स हैं। और आप क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट पे, एंड इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एक इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, एमईसी ग्रेटर देन आर, कि उसको प्रॉफिट तो ज़्यादा आ रहा है और उसको लेकिन उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जिस मुल्क में भी ये वाली कंडीशन होती है और सिंगल डिजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी होती है। तो डॉक्टर केन्स के मुताबिक शरह सूद को कम रखना चाहिए ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो इन्वेस्टर का और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। सो ये आपका सरमायाकारी का लेक्चर था आज, जिसमें हमने सरमायाकारी के इन्वेस्टमेंट की टाइप्स देखी और एमईसी के बारे में देखा है। थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।